केन्स टेक्नोलॉजी और कंट्रोवर्सीज लगता है एक दूसरे से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकती। पिछले कुछ टाइम्स से केन्स टेक्नोलॉजी लगातार न्यूज में बनी ही रहती है और ज्यादातर गलत रीजंस की वजह से। केन्स टेक्नोलॉजी यहाँ पर 3 दिन में हम देख रहे हैं कि शेयर लगभग 25% के आसपास से टूट चुका है। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल रिसर्च वाली कंपनी कंट्रोवर्सी सामने आती है, फिर कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से कंपनी पर सीरियस एलिगेशंस लगाए जाते हैं और उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि एक ही दिन में शेयर प्राइस लगभग 12% से नीचे गिर जाती है। अभी थोड़ा वक्त बीता ही था, शेयर प्राइस धीरे धीरे रिकवर हो रही थी और तभी फिर से कुछ दिन पहले में ऐसा क्या हैवी सेलिंग उसकी भी बात करेंगे। और यह कोई नॉर्मल सेलिंग नहीं थी, बल्कि इतनी जबरदस्त गिरावट हुई कि यहाँ पे लोअर सर्किट लगने लगे। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में ही शेयर प्राइस लगभग 25% से नीचे गिर चुका था और अगर ऑल टाइम हाई से देखें तो यह लगभग 55 से 58% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में सवाल यह आता है कि केन्स टेक्नोलॉजी के साथ आखिर हुआ क्या? क्या जो स्टॉक कभी रिटेल इन्वेस्टर का पसंदीदा स्टॉक था वह यह 55% से ज्यादा टूट चुका है? और यह भी बता दूं कि यह जो स्टॉक है Q4 के रिजल्ट्स आने के बाद से ज्यादा टूट रहा है। क्या है यह सारी कंट्रोवर्सी? दिक्कत क्या है? इन्वेस्टर्स और मार्केट इस स्टॉक को लेकर के इतना पैनिक में क्यों है? इन सारी चीजों का आज डिटेल में समझेंगे। और हाँ, आपको गारंटी देता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको एक बहुत ही अच्छी लर्निंग मिलने वाली है या काफी यूनिक केस स्टडी होने वाली है। एक बात और, अगर आपको सही से समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा बिना स्किप किए हुए जरूर देखना, अदरवाइज अभी से छोड़ के चले जाओ, ज्यादा बेहतर है। बीच में भगा भगा के देखने से कोई मतलब नहीं बनेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडर चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो अभी यह जो गिरावट आई है मेजरली Q4 नंबर आने के बाद ही आई है और अगर इन नंबर्स को देखें तो लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू लगभग 2722 करोड़ का था और फाइनेंशियल ईयर 2026 में वो पहुंच गया था लगभग 3626 करोड़ रुपए के आसपास, यानी रेवेन्यू 33% से बढ़ा है। तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी बढ़िया ग्रोथ है। और प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर जो 293 करोड़ का प्रॉफिट था वह बढ़ करके 364 करोड़ का हो गया, यानी यहाँ भी 24% की ग्रोथ बनी हुई है। बाकी नंबर भी देखेंगे तो वो भी आपको अच्छे ही दिखेंगे। अगर हम इस मार्च क्वार्टर को उसके पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर से तुलना करें तो रेवेन्यू 54% से बढ़ चुका है और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वह भी अच्छे मार्जिन के साथ बने हैं। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और मार्जिन भी बढ़ रहा है, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स यहीं पर गलती करते हैं। वह देखते हैं ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट अच्छी है, मार्जिन भी अच्छी है खासी है, तो कंपनी बढ़िया ही करेगी। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स कंपनी का एक छोटा सा स्टेटमेंट बिल्कुल भी चेक करने की जहमत नहीं उठाना चाहते, जो कि उनको वह स्टेटमेंट जरूर चेक करना चाहिए। तो वह स्टेटमेंट क्या होता है? तो वह स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जरूर से जरूर देखना चाहिए हर इन्वेस्टर को। तो देखो, जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में होता है वह एक्यूरेट बेसिस पर होता है, कैश बेसिस पर नहीं। मतलब यह है कि कंपनी अपना रेवेन्यू यानी सेल्स कुछ भी बता सकती है और अगर उनके पास एक्चुअल में कोई भी पैसा नहीं है फिर भी वो दिखा सकते। इसे एक उदाहरण से समझो। ऐसे मान लो कंपनी के पास 100 करोड़ का प्रोडक्ट बेचा, यानी कंपनी ने 100 करोड़ का प्रोडक्ट बेचा, ठीक। अब प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पर 100 करोड़ का रेवेन्यू तो आ गया और उस 100 करोड़ के हिसाब से कुछ प्रॉफिट भी दिख रहा होगा, लेकिन उस कस्टमर ने वो 100 करोड़ कंपनी को दिया ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि 100 करोड़ का रेवेन्यू तो दिख रहा है, यानी स्टेटमेंट में 100 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है और उस हिसाब से प्रॉफिट भी बन गया, यानी आपका जो स्टेटमेंट है वहां पे 100 करोड़ के हिसाब से उस कंपनी का प्रॉफिट भी बन गया और वह स्टेटमेंट में दिख भी रहा है, लेकिन एक्चुअल में पैसा कंपनी के पास पहुंचा ही नहीं। और इसलिए कई बार होता क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत तेजी से ग्रो करता है लेकिन कैश फ्लो काफी वीक नजर आती है। यानी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि मतलब किसी कंपनी ने 100 करोड़ का प्रोडक्ट बेचा और ग्राहक ने उसे खरीदा और कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में उसको प्रॉफिट लॉस और नेट प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ उसमें दिखा दिया, लेकिन
एक्चुअल में कंपनी के पास अभी वो पैसा आया ही नहीं, यानी वो उधारी में चला गया। अब आई बात समझ में। और अगर यही चीजें लगातार होने लगती है तो इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये चीजें तो आपको भी पता है कि कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से तो चलेगा नहीं। कंपनी चलाने के लिए कंपनी के पास कैश तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना है, लोन रिपेमेंट करना है। ये सब चीजें कैसे होंगी? ये सारी चीजें आपको कैश में ही करनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं से आपको अरेंजमेंट करके उनको पैसा देना ही पड़ेगा। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स केवल प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पर नहीं बल्कि कैश फ्लो को भी देखते हैं। ठीक है, अब जब बात कैश फ्लो की इतनी हो गई है तो इनकी कैश फ्लो को भी चलिए एक नजर में देखते चलते हैं कि इनका कैश फ्लो कैसा रहा है। ठीक, तो जैसा मैंने कहा इस साल का इनका प्रॉफिट लगभग 364 करोड़ रुपए का हुआ, लेकिन वहीं पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कोर बिजनेस से आने वाली जो कैश है उसकी बात करें तो वह 600 करोड़ है, लेकिन माइनस में। ध्यान देना, 600 करोड़ तो दिख रहा है लेकिन ये माइनस में दिख रहा है। और ट्रेड रिसीवेबल यानी कितना पैसा ग्राहक से अभी आना बाकी है, तो यह नंबर निकल के आता है 1000 करोड़। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी केन्स टेक्नोलॉजी ने काफी सारा माल बेच तो दिया लेकिन पैसा अभी मिला ही नहीं। तो यह एक चीज है जो ज्यादातर रिटेल निवेशक देखते ही नहीं। यही नहीं, इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इन्वेस्ट करने से पहले आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, जिनमें से एक यह भी है कैश फ्लो। चलो, तो इतना तो आपको पता चल गया कि आने वाला पैसा जो है वो इनका काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक, तो अब सवाल आता है कि आखिर ये ट्रेड रिसीवेबल इतना क्यों बढ़ा? तो हमने जब इनके अंदर जा करके देखा तो पता चलता है कि इसके पीछे तो हमारी सरकार का भी हाथ है इसमें। कहोगे कैसे? तो सुनो, इंडिया में बिजली चोरी बहुत ज्यादा होती है और हर साल लगभग 130 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होती है। यानी इंडिया के अंदर जितनी बिजली बनाई जाती है उसका लगभग 20% तो चोरी हो जाता है हमारे यहाँ। यानी अगर देखा जाए तो हमारा जो जीडीपी है उसका लगभग 1.5% सा निकल के आता है, इतनी की बिजली चोरी हो जाती है। और इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए सरकार ने स्मार्ट मीटर्स लेकर के आई। ये वही स्मार्ट मीटर है जिसका आज आप कल वीडियो देखते हो, कहीं पे तोड़ा जा रहा है, कहीं पे मारा जा रहा है, कहीं पे जेई पीटे जा रहे हैं, कहीं पर कर्मचारी कूटे जा रहे हैं। ये वही वाला स्मार्ट मीटर है। बिजली चोरी को कम किया जा सके इसके लिए सरकार ने कुल मिलाकर लगभग 1.3 लाख करोड़ खर्च करने का प्लान बनाया था और 25 करोड़ स्मार्ट मीटर उन्हें लगाने थे। और 25 करोड़ में से 35 लाख स्मार्ट मीटर का जो ऑर्डर था तो वो केन्स टेक्नोलॉजी को मिला। आ रही है बात समझ में? तो अब केन्स टेक्नोलॉजी ने काफी सारे स्मार्ट मीटर्स डिलीवर्स कर दिए, लेकिन अभी भी 1365 करोड़ सरकार और डिस्कॉम कंपनी से उन्हें मिलना बाकी है। सवाल यह है कि पैसा कब तक आएगा? तो मैनेजमेंट का कहना है कि जल्द ही 60 से 70% तक रिकवरी हो जाएगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसमें बहुत सारी कंपनी है कि जो सरकार के टेंडर को फुलफिल करती हैं और अपना पैसा पाने के लिए सरकार के ऑफिस का चक्कर काटती रहती हैं। भारत में तो आपको पता ही है सरकारी काम कितनी तेजी से होता है, तो यही हाल यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने माल तो दे दिया सरकार को, लेकिन जब बात आई पेमेंट की तो दफ्तर के चक्कर काट काट करके थक गई, लेकिन अभी तक उनको पूरा पैसा मिला ही नहीं। ऐसे ही महाराष्ट्र में एक कंपनी निकल के आती है जो कि सोलर पंप वाली कंपनी है। उसने भी खूब सारा सोलर पंप बना बना करके बेचा, लेकिन जब बात पैसे की आई तो अभी जिस दिन मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक पूरा पैसा उनका वापस नहीं मिला है। आ रही है बात समझ में? ये इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है और कैश फ्लो इनका नेगेटिव क्यों है? तो हो गई एक प्रॉब्लम, लेकिन अगली जो प्रॉब्लम है वह मैनेजमेंट खुद ही है। पिछले 1.5 साल में मैनेजमेंट लगातार न्यूज में ही रहा है, लेकिन गलत कारणों की वजह से। कोई सही कारण नहीं था। पहले कोटक सिक्योरिटीज ने केन्स टेक्नोलॉजी पर रिपोर्ट निकाला जिसमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के आरोप लगे। फिर बाद में मैनेजमेंट ने खुद भी माना कि हाँ उनसे कुछ गलती हुई है, उनसे कुछ मिस्टेक हुई थी और कुछ चीजें वो डिस्क्लोज करना भूल गए थे रिजल्ट्स में। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आई है जिससे शेयर प्राइस गिर रही है
वो भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी से ही जुड़ा है। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट की पुरानी कमेंट्री सुनेंगे तो वहां पर आपको एक चीज बार बार नोटिस होगी कि ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवरी, यानी वादे बड़े बड़े करना और उसको जब पूरा करने की बारी आई तो हाथ खड़े कर देना। क्योंकि सबसे पहले मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए गाइडेंस दी थी और कहा था कि सेल्स अराउंड लगभग 4500 करोड़ तक जा सकती है, और ऊपर से यह भी बोला था कि कैश फ्लो या तो फ्लैट रहेगा या थोड़ा बहुत निगेटिव हो सकता है। इन्वेस्टर्स ने मैनेजमेंट की बात मान ली और फिर इनकी बात सुनने के बाद शेयर प्राइस में रिकवरी होने लगी। यहाँ तक तो चलो ठीक था। फिर थोड़े दिन बीता नहीं कि मैनेजमेंट फिर से निकल के आ गई, एक नया गाइडेंस लेकर के आती है, यानी पुराने गाइडेंस को रिवाइज करती है और बोलती है कि सेल्स लगभग 4000 करोड़ के करीब हो सकती है। यानी पहले क्या बोला था 4500 करोड़, अब घटा करके क्या कर दिए 4000 करोड़। और असल कहानी तो अब शुरू होती है। तो रेवेन्यू का गाइडेंस रिवाइज करने के बावजूद कंपनी का रिजल्ट आता है तो उसमें नंबर कितने निकल के आते हैं, मात्र 3626 करोड़। यानी पहले कितना था 4500 करोड़, रिवाइज करने के बाद 4000 करोड़, और जब रिजल्ट आता है तो मात्र 3600 करोड़ रुपए। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस थोड़ा बहुत निगेटिव नहीं, पूरे पूरे 600 करोड़ निगेटिव निकल के आते हैं। तो अब आप ही बताओ, लोगों ने यह सोच करके लिया था कि ये तो अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है और कमेंट्री भी अच्छी खासी है, उनकी तो उम्मीद काफी हाई थी। और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में आप देख ही रहे हैं कितना नीचे आता है, सीधे लगभग 1000 करोड़ के आसपास का जो इनका गाइडेंस इन्होंने जारी की थी 4500 करोड़, वो सीधे 3600 करोड़ पे निकल के आ रही है रिजल्ट में। तो फिर क्या होगा यही जो अभी हो रहा है, लगातार शेयर गिर रहे हैं और वो होगा ही। अब सोचने वाली बात यह है कि रेवेन्यू जो कि 33% से बढ़ रहा था वह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ने उम्मीद इतनी ज्यादा का सेट कर दी थी कि लोग 70 से 80% तक की ग्रोथ की उम्मीद लगा बैठे थे। और इसी हाई ग्रोथ के चक्कर में लोगों ने कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन दे दिया और कंपनी का पे लगभग 70 से 80 के आसपास ट्रेड होने लगा। और जब एक्चुअल रिजल्ट उम्मीद से बहुत नीचे आया तो मार्केट ने अपना रिएक्शन दिया और शेयर प्राइस धड़ाम से नीचे आ गई। देखो, कई बार सिर्फ नंबर मैटर नहीं करते, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि लोग उसी के आधार पर कंपनी को वैल्यू करते हैं। और अभी लोगों ने अपना मूड चेंज कर दिया है, उन्हें लगता है कि मैनेजमेंट जो भी बोलता है और जो करता है उसमें कोई तालमेल तो है नहीं, और जिसके चलते शेयर प्राइस लगातार नीचे ही जा रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में तो लड्डू फिर से फूट रहे होंगे, यार स्टॉक तो इतना नीचे आ गया है तो शायद हमें भी इसमें फिर से ले लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इतना नीचे गिरने के बाद 50 से 60% जब कोई भी स्टॉक गिर जाता है तो सबको पता है कुछ ना कुछ तो रिकवरी आती ही आती है। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, जो आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं ना, तो उससे पहले जाके कंपनी का पी रेशियो एक बार फिर से चेक करो और देखो कि अभी कितना चल रहा है। आप देखोगे तो वह आपको समझ में आएगा कि अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 55% से ज्यादा टूटने के बावजूद अभी भी इसका पी रेशियो हाई है। इसका कारण यह है कि जो केन्स टेक्नोलॉजी स्टॉक है यह पब्लिक का हाई डिमांड वाला स्टॉक है। इतिहास में जाकर देखो, जितने भी पब्लिक पॉपुलर स्टॉक हैं वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं, यानी प्रीमियम वैल्यूएशन पर, और जब गिरते हैं तो धड़ाधड़ लगातार गिरते ही रहते हैं। से जब नंबर उम्मीद से कम निकल कर आ जाते हैं तो फिर तबाही मचती है, बस और कुछ नहीं, जो अभी केन्स टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिल रहा है। निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, इन सब चीजों को जरूर ध्यान से देखो। ठीक है, आई बात समझ में? और यदि वीडियो में अभी तक बने हो तो यार वीडियो को लाइक करके जाना, रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है। और कमेंट में जरूर बताना कहीं आप भी तो नहीं फंसे हो इसमें, अगर फंसे हो तो कब से कमेंट जरूर करना। साथ में यह भी बताना वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।